So elegant, so beautiful. हेलो एवरीवन, दिस इज़ पवन वर्मा। आज मैं यहाँ पे फिर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग डेली टास्क का डे 20, जो भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए थे उसके सॉल्यूशन के बारे में। राइट, आई होप कि आज की जो क्वेश्चंस थी वो इजी थी। मतलब आपने अगर चैप्टर पढ़े हुए हैं, जैसे कि सिंपल कंपाउंड का एक सवाल था, प्रॉफिट लॉस का सवाल और पार्टनरशिप का था, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, तो आई होप आपने बना लिया होगा एंड सारे ऑप्शन आपके आए होंगे, आंसर आए होंगे। नहीं आया है तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सोल्यूशन को। राइट, ओके। डे नंबर 20 डे हो गया, मतलब ये डेली टास्क करते करते। और आपको पता होगा 21 डेज़ रूल, राइट, एक सुना होगा ना 21 डेज़ का रूल। तो 21 डेज़ का रूल क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ें आप 21 डेज़ तक रेगुलर कर रहे तो एक आदत बन जाती है कि आप उसको करते रहेंगे। राइट, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप डेली जो अलग अलग सवाल आ रहे हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसी पे क्वेश्चंस होते हैं, और आप बस ट्राई कर लें एक बार। रफ पेज उठाएं, मोबाइल पे क्वेश्चन आती है, व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे डेली 10 बजे 10:30 बजे के आसपास पोस्ट हो जाता है वो। राइट, 10 10:30 बजे हर रोज़ आ जाती है, टेलीग्राम चैनल पे हो या फिर व्हाट्सएप के चैनल पे हो। टेलीग्राम अगर नहीं अच्छा लगता है आपको तो व्हाट्सएप चैनल पे, राइट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और 5 क्वेश्चन होते हैं, रफ पेज उठाइए, सॉल्व कर दीजिए, और कुछ करना है यानी छोटा सा आपको। मैं समझता हूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है ना, तो 5 सवाल करने के लिए मैं 5 मिनट काफ़ी समझता हूँ। 5 मिनट या सर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, अगर आपको पढ़े हुए हैं सारे सिलेबस को, ठीक है। और एक बात कि इंस्टाग्राम मैथ्स विद पवन वर्मा @मैथ्स विद पवन वर्मा, इसको फॉलो करो। यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉर्टकट तरीके, शॉर्ट्स वगैरह मिलते रहेंगे, रील्स वगैरह मिलेंगे, जहाँ मैथ्स में आपको it will boost your speed, right, somewhere in the middle of that chaos, your exam। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं। राइट, 5 सवाल है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, मतलब प्रिंसिपल हमें नहीं पता। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 37.5% पर एनम फॉर 2 years, 2 सालों के लिए, इज 1368 फाइंड द सम, फाइंड द प्रिंसिपल। तो आपको प्रिंसिपल पता करना है, डिफरेंस गिवन है। तो इसके बारे में एक छोटा सा पहले बात करते हैं। जैसे कि जब भी आप सॉल्व करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन या सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, तो ये स्ट्रक्चर में सॉल्व करते हैं। राइट, जैसे कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे रेट परसेंट लगाएंगे हम। पहले साल का प्रिंसिपल और रेट आएगा, ऐसे आएगा, प्रिंसिपल रेट परसेंट। फिर दूसरे साल का लगाएंगे, फिर रेट परसेंट लगाओगे तो प्रिंसिपल और रेट बाय 100 आएगा। राइट, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ कि फार्मूला जो बनती है ना 2 साल का डिफरेंसेस का, वो कैसे बनता है, वो उस तरीके का बात कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट ईयर, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर। और उसके बाद होता है क्या, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट आई थी उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि इसके ऊपर भी R% लगेगा। तो R% लगेगा तो क्या होगा, तो बोल रहे PR/100 तो ऑलरेडी था, इसके ऊपर एक बार और R/100 लग जाएगा। मतलब ये जो बात निकल के आएगी, यही आपका 2 साल का डिफरेंस होता है, 2 years का डिफरेंस। मतलब मैं कह रहा कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल फॉर 2 years इज इक्वल टू PR/100, और ये 2 बार है तो मैं इसको स्क्वायर लिख देता हूँ। तो दिस इज़ द डिफरेंस, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू PR/100 स्क्वायर। एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि 2 साल का डिफरेंस की बात अगर करी जा रही है तो दिस इज़ द वे, दिस इज़ द मेथड। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप बैठा दो। अब देखो R/100 जो मैंने लिखा है वो कैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 10% है तो 10/100, अगर 20% है 20/100,
हाँ उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रेट दिया हुआ है 37.5%, तो 37.5% आई नो दैट दिस इज लाइक 3/8। तो R/100 की जगह पे डायरेक्टली 3/8 लिख सकते हैं आप, मतलब P इंटू 3/8। तो मैं यही वैल्यू यहाँ बैठाता हूँ। अब डिफरेंस मुझे दिया हुआ है 1360, डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे इक्वेशन मतलब वैल्यू पुट करता हूँ, D की वैल्यू है 1368। फाइंड द सम बोला है, फाइंड द सम यानी कि प्रिंसिपल ही पता करना है, P की वैल्यू। और R/100 तो यही हो गया ना 3/8। मतलब आप अगर इसको मतलब इक्वेट करोगे 37.5/100, दिस इज कॉल्ड R/100। और इसको जब मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो आता है 3/8। तो 3/8 का स्क्वायर लिख देंगे डायरेक्टली। तो मैं लिखूँगा 3/8 का स्क्वायर, राइट। अब इसी को इक्वेट करना है, 1368 इज इक्वल टू P इंटू 3/8 इंटू 8। 3 इंटू 3 इज 9, 9 से कैंसिल करता हूँ मैं, तो 1 टाइम 46 इज 5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 152 एंड दिस इज लाइक 64। तो 64 152 इंटू 64 इज इक्वल टू इज योर सम, इज योर प्रिंसिपल। तो 64 से मल्टीप्लाई करनी है, देखो डायरेक्टली करेंगे, इतना ये नहीं है कि मैं साइड में रफ कैलकुलेशन लिखूंगा और फिर सॉल्व करूंगा, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो 64 2 टाइम्स इज 128, 12 लिख दिया कैरी। 64 5 टाइम्स दैट इज लाइक 640 का हाफ, दैट इज 320, 320 प्लस 12 332, 332 मतलब 33 कैरी रह गया, राइट, 33 कैरी रह गया। एंड 64 1 टाइम इज 64 प्लस 33 दैट इज 97। तो दिस इज योर प्रिंसिपल एंड वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इज 9728। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तो ये सिर्फ आपको इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना था कि भाई ये याद रहेगा तो आप कर लेंगे। इस तरह से मैंने समझाया कि किस तरीके से निकलता है, राइट। जब डिटेल में हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडर्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कशन होती है। जब डिटेल में आप पढ़ते हो ना तो वो सारी बातें वहाँ पे पॉइंट डिस्कस होती है कि डिफरेंस 2 साल का क्या होगा, 3 साल का क्या होगा, ठीक है। तो 2 साल का पूछा था तो मैंने 2 साल का कर दिया फिलहाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ बिल्डर अंडरटुक टू फिनिश अ वर्क इन 87 डेज। एक बिल्डर ने 87 डेज में एक किसी काम को करने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया एंड एम्प्लॉयड 90 मैन, 90 लोगों को लगा दिया। मतलब देखो एक काम है जिसको 87 डेज में कंप्लीट करना है और हमने एम्प्लॉयमेंट मतलब 90 मैन को काम पे लगा दिया स्टार्टिंग में। तो कहता है कि आफ्टर 42 डेज ही फाउंड्स दैट ही हैड ओनली 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क ही हैड डन ओनली, मतलब दे, ही हैड नहीं होगा, एम्प्लॉयड हैड या दे हैड होना चाहिए था, इंग्लिश में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, राइट। तो कह रहा है आफ्टर 42 डेज ही फाउंड्स दैट दे हैड या फिर एम्प्लॉयड हैड डन ओनली 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क। 42 डेज के बाद, अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिखता हूँ क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि 40 यहाँ से काम स्टार्ट हो गया, अब 42 डेज हो गया, लेट्स से यहाँ तक 42 डेज हो गया, 42 डेज हो गया और काम कितना हुआ, तो काम हुआ 2/5, काम यहाँ पे हुआ 2/5 पार्ट, यानी कि मैं कहता हूँ टोटल काम अगर 5 है तो उसका 2 ही पार्ट हुआ है, ठीक है। फिर बोलता है द नंबर ऑफ मैन ही कैन एम्प्लॉय मोर सो दैट द वर्क विल फिनिश ऑन टाइम। नंबर ऑफ मैन ही कैन एम्प्लॉय मतलब कितने सारे और एक्स्ट्रा लोगों को वो ऐड करेगा जिससे पूरा का पूरा काम टाइमली ख़त्म हो जाए। 87 डेज़ है ना, 87 डेज़ में काम ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। देखो आपने देखा होगा M1 D1 T1 E1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 बाई W2, राइट। इस तरह से इक्वेशन आपने देखा होगा। तो M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मैन, D स्टैंड्स फॉर डेज, T स्टैंड्स फॉर टाइम
it may be in hour or it may be in seconds. और E stands for what? Efficiency. And W stands for work or wages. You can say wages or work, both, right? तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, दोनों को सेम काम करना है, इक्वल टू लगा देना है, ऐसे ही करना है, सेम काम करना है, या फिर एफिशिएंसी और वर्क ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें पता है कि स्टार्टिंग में 90 मैन काम कर रहे थे, तो मैं लिखता हूँ M1 इज़ 90 एंड दे वर्कड फॉर 42 डेज, राइट। तो कितना काम हुआ? तो काम हुआ 2/5 वर्क हुआ, W1। अब कहता है कि 2/5 काम हो गया, तो रिमेनिंग काम कितना है? 3/5। रिमेनिंग काम है 3/5, और 42 डेज अगर कंप्लीट हो गया है 87 डेज टोटल टारगेट में से, तो कितना दिन बाकी रह गया? तो कितना दिन बाकी रह गया? तो आप देखोगे तो 45 माइनस कर देते हैं, 87 में से 42 माइनस करते हैं, तो 42 84 प्लस 3 45 डेज बाकी है। तो कितना एक्स्ट्रा मैन को हम यहाँ एम्प्लॉय करेंगे? तो मैं कहता कि नंबर लेट से कि 45 डेज एक्स नंबर ऑफ मैन काम करेंगे 45 डेज तक, और काम कितना करेंगे? तो 3/5 पार्ट काम करेंगे। तो ये x पता करो, पहले x पता करो, फिर बताता हूँ कि x क्यों लिखा मैंने। पहले x पता करते फिर बताते हैं। तो मैं कह रहा 5 कट गया, 45 से ये 2 टाइम्स हो गया, और ये 2 भी कट गया, मेरे पास रह गया 42 × 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 126। x की वैल्यू मतलब यहाँ पे जो रिमेनिंग काम बाकी था ना, यहाँ पे 126 लोग काम कर रहे हैं। ये टोटल नंबर ऑफ मैन पता किया मैंने x, तो 126 लोग काम कर रहे हैं। पहले हमारे पास कितने लोग थे? तो 90 लोग थे, 90 एम्प्लॉय आर ऑलरेडी देयर, राइट। तो मैंने कितना एक्स्ट्रा लगाया? तो मैं कह रहा हूँ 126 में से 90 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जो आएगा वो आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 36 मैन वेर एम्प्लॉयड, 36 मोर मैन वेर एम्प्लॉयड सो दैट द वर्क इज़ कम्प्लीटेड ऑन टाइम। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे, करेक्ट। टाइम एंड वर्क का मैं कहता हूँ कि ये तो बेसिक सा सवाल था, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं कभी कभी, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी ऐसे इजी बेसिक सा क्वेश्चन आ जाते हैं। जो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो आप ये सारे सवाल तुरंत में करोगे, मतलब सेकेंडों में करोगे, 30 सेकेंड 20 सेकेंड में कर लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। कह रहा है ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन with a speed of 12 kmph in 18 सेकेंड। ओके, सेंटेंस को समझो क्या कह रहा है कि ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन रनिंग इन द डायरेक्शन, मतलब मान लीजिए कि एक ट्रेन है और इस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा है। अब एक बंदा है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, फाइन। एक पर्सन था, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी ट्रैवल कर रहा था, और इसकी स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर। और कहता है कि ट्रेन क्रॉसेस दिस मैन, मतलब ट्रेन जो है इस पोजीशन से, मतलब इस पोजीशन से, मान लीजिए ट्रेन इस पोजीशन पे है, सपोज दैट, राइट। और इस मैं थोड़ा सा डायग्राम को ठीक करता हूँ, आई एम नॉट लाइकिंग इट। ओके, मैं कह रहा कि ट्रेन जो है वो इस पोजीशन से आ रही थी, लेट से, और मैन को क्रॉस कर गई, ऐसे हो गई। कितनी देर में? तो टाइम दिया हुआ है 18 सेकेंड में, 18 सेकेंड में। तो ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। सेम डायरेक्शन वाला बात हो गया कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो मैन भी चल रहा है, राइट। अब आगे की सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो कहता है वेयर एज दिस ट्रेन क्रॉसेस अनदर पर्सन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन विद स्पीड ऑफ 16 kmph इन 6 सेकेंड। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि यही वाली जो ट्रेन है वो ऐसे जा रही थी और एक पर्सन आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन से, ये था सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी उसी डायरेक्शन में मैन भी जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन का केस है, और यहाँ पे मैन की स्पीड बता रहा है 16 किलोमीटर पर आवर। देखो ऐसे 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दिख रहा? हाँ, तो अब मैं कहता हूँ कि 16 किलोमीटर पर आवर और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको 6 सेकेंड, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड,
6 सेकेंड। तो दोनों में क्या दिया हुआ है कि मैन की स्पीड गिवन है, दोनों में मैन की स्पीड गिवन है और एक टाइम दिया हुआ है कि कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस कर रहा है। तो छोटी सी बात करता हूँ मैं यहाँ पे, छोटे से सिंपल सा कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। आपको पता होगा कि जब भी कोई ट्रेन एक मैन को क्रॉस करेगा, जब भी कोई ट्रेन एक मैन को अगर क्रॉस करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात आती है कि ट्रेन की जो डिस्टेंस होगी ना, ट्रेन की जो लेंथ होगी ना, उतना ही लेंथ ट्रेन को कवर करना पड़ेगा, ट्रेन को अपनी ही लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। सपोज दिस इज़ द ट्रेन, विजुलाइज इट, विजुलाइज करो, ये ट्रेन है और ये मैन है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जब ट्रैवल करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैं जान रहा हूँ कि जितना इस ट्रेन की लेंथ होगी, जितना इस ट्रेन की लेंथ होगी उतना ही इसको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इस केस में, पहली वाली जो केस थी, इस केस में और इस केस में, दोनों केस में क्या होगा कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि ट्रेन एक मैन को ही क्रॉस कर रहा है। तो इसीलिए दोनों केस में सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। राइट राइट। तो डिस्टेंस, मेरे को स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो मैं डिस्टेंस निकालता हूँ डायरेक्टली। मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और हमें ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन, अब यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन दोनों बात पता होना चाहिए कि जब सेम डायरेक्शन होते हैं ना, तो सेम डायरेक्शन जब होती है, सेम डायरेक्शन जब होता है तो वहाँ पे स्पीड सब्सट्रैक्ट होती है, मतलब स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 होती है। अब स्पीड 1 स्पीड 2 है क्या, तो मैं कहता हूँ कि लेट से ट्रेन की भी अपनी स्पीड रही होगी। तो ट्रेन की स्पीड को मैं क्या मान लूँ, लेट से मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी ये x किलोमीटर पर आवर के चल रहा था और इस जगह पे भी वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, यही पता करना है। तो मैं कह रहा कि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो ये मैन को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस 12, क्योंकि मैन की जो स्पीड है वो 12 है। दिस इज़ योर S1, दिस इज़ योर S2। सेम डायरेक्शन की बात हो गई। अब ये अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है ना, ट्रेन और मैन की अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी, जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी तो S1 प्लस S2 होगा, दोनों ऐड हो जाएगा। सिंपल, दोनों हो जाएगा ऐड। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कहने का मतलब ट्रेन की स्पीड तो x है और मैन की स्पीड यहाँ 16 है। तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी ये, और दोनों की दोनों स्पीड आई है किलोमीटर पर आवर में फ़िलहाल, क्योंकि मैंने किलोमीटर पर आवर में ही एज्यूम किया हुआ है x किलोमीटर पर आवर, और दिया हुआ है ये भी किलोमीटर पर आवर और ये भी किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड एक मिल गई सेम डायरेक्शन का, स्पीड एक मिल गया अपोजिट डायरेक्शन का, और टाइम हमें पता है सेम डायरेक्शन का और टाइम पता है अपोजिट डायरेक्शन का, 18 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। तो स्पीड और टाइम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस पता चलता है। तो मैं कहता हूँ कि दोनों केस में तो ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रहा था। तो दोनों ही केस में ट्रेन जब अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रहा था, तो मैं लिखता हूँ कि पहले केस में स्पीड, ये स्पीड है राइट, स्पीड रिलेटिव स्पीड। तो मैं कह रहा है कि x माइनस 12, और ये किलोमीटर पर आवर है। इस बात का भी ध्यान देना है कि ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, और ये हो गई स्पीड। और टाइम कितना ले रहा था, 18, टाइम ले रहा था 18। और ये जो डिस्टेंस निकल के आएगा, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस जो निकल के आएगा वो ट्रेन की लेंथ होगी, और वही ट्रेन की लेंथ यहाँ पे भी क्रॉस कर रहा था वो, यानी कि x प्लस 16, और इसको भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे 6 सेकेंड लग रहा था। हमें इसमें x की वैल्यू निकालना है। मैंने क्या किया हुआ है आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन इसको ज़्यादा इसलिए किया क्योंकि इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन में ना कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ये हो गई स्पीड और ये हो गया टाइम, ये हो गई स्पीड और ये हो गई टाइम। तो इस तरीके से मैंने इक्वेशन लिख दी। अब देखो सब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं कैंसिल करता हूँ। 5/18 तो ऐसे ही कट गया। 6 से इसको कैंसिल करा तो ये 3 बन गया। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3x माइनस 36, और ये रह गया x प्लस 16। ये x इधर आएगा तो बनेगा 2x, और ये हो जाएगा 36 प्लस 16 दैट इज़ 52। तो x की वैल्यू आ गई 26 किलोमीटर
पर आवर। अब ये किलोमीटर में क्यों आ गई, क्योंकि मैंने इसको x को ही किलोमीटर पर आवर में लिया था, तो जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा 26, यानी कि ऑप्शन डी। दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन। मैंने कॉन्सेप्ट को बस एक बार रिवाइज किया कि भाई ऐसा होता है, सेम डायरेक्शन में ऐसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा होता है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट राइट। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है कि ABC स्टार्टेड अ बिजनेस। ABC स्टार्ट्स अ बिजनेस, पार्टनरशिप के ऊपर है। कह रहा है ABC स्टार्ट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन कैपिटल इन द रेशियो 4-5-6। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ABC, तीनों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा, और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा तो यहाँ पे आया कितना, 4:5:6। ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। एट द एंड ऑफ द बिजनेस दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 4:5:5। मतलब प्रॉफिट का रेशियो गिवन है, कि प्रॉफिट का रेशियो गिवन है 4:5:5। अच्छा, प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट कब आती है आपको, मतलब पार्टनरशिप के क्वेश्चन में या पार्टनरशिप के चैप्टर में ये पता होगा कि जब हम, ये कैपिटल था 4:5:6, ये कैपिटल था, तो कैपिटल को टाइम के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो रेशियो आती है वही हमारी प्रॉफिट की रेशियो होती है। मतलब मैं इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ कि कैपिटल और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट की रेशियो आती है। यानी कि 4 जो आया हुआ है ना, वो कब आया होगा, जब A का 4 इन्वेस्टमेंट था और टाइम, आगे पढ़ते हैं क्या है नहीं है, टाइम, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट का एक रेशियो निकल के आता है। इस तरीके से होता है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ़ C इन्वेस्ट द मनी फॉर 10 मंथ्स देन फाइंड द एवरेज ऑफ द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ A एंड B। ओके, A और B का टाइम गिवन नहीं है, A और B का टाइम निकालना है और उसका एवरेज बताना है। और C का टाइम दिया हुआ है 10 महीने, तो मैं लिख दूँगा C का 10 महीने यहाँ पे दिया हुआ है, और A का टाइम को मैं A ही मान लेता हूँ, B के टाइम को B मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अभी अगर मैं बोलूँ कि मेरे को प्रॉफिट पता है, मेरे को एक कैपिटल भी पता था, ये प्रॉफिट की रेशियो गिवन थी और कैपिटल का भी रेशियो गिवन था 4:5:6। समझो, जो मैं इन्वेस्टमेंट की भी रेशियो गिवन है 4:5:6। तो मैं कह रहा कि इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल और प्रॉफिट पता है, तो टाइम का रेशियो निकलेगा क्या यार, टाइम का रेशियो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। मतलब मैं अगर टाइम का रेशियो निकालना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, P/C लिख दूँ, इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ, P/C। प्रॉफिट गिवन है, C मतलब हो गया कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट लिखो या कैपिटल लिखो, बात बराबर है। ठीक है, कितना पैसा लगा रहा है। तो मैं कह रहा कि P/C कर देता हूँ, यानी कि 4/4, 5/5, 5/6 ऐसे लिख देता हूँ। तो एक रेशियो आएगी, वो रेशियो किसकी आएगी, टाइम की आएगी। मैं इस बात को आपको पूरे अच्छे से बताता हूँ। देखो, जैसे कैपिटल इनटू टाइम करता हूँ तो प्रॉफिट का रेशियो आता है। अगर मेरे को टाइम निकालनी है तो प्रॉफिट बाय कैपिटल कर दो। अगर मुझे कैपिटल निकालनी है तो हम लिखते हैं प्रॉफिट बाय टाइम। और ये तीनों चीज़ें आपको रेशियो बताती है। रेशियो मिनिमम जो भी वैल्यू कॉमन है वो कैंसिल आउट करके तीनों वैल्यू आपको अलग अलग रेशियो बताती है। कैपिटल इनटू टाइम करते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो, हाँ, प्रॉफिट बाय कैपिटल करते हैं तो टाइम का रेशियो, प्रॉफिट बाय टाइम करता हूँ तो कैपिटल का रेशियो। तो मेरे को कैपिटल पता है, मेरे को प्रॉफिट भी पता है, कैपिटल और प्रॉफिट पता है, तो कैपिटल और प्रॉफिट पता है, कैपिटल और प्रॉफिट पता है, तो टाइम का रेशियो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा टाइम की रेशियो। तो मैं निकालता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं P/C के फॉर्म में लिखता हूँ, तो A का लिख रहा हूँ कि 4/4, दिस इज़ द प्रॉफिट एंड दिस इज़ द कैपिटल, इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। B का लिख रहा हूँ मैं 5/5 और C का लिख रहा हूँ मैं 5/6, 5/6, 5/5 एंड 4/4, ये आपका है टाइम का रेशियो। तो इसको सॉल्व कर दो, डायरेक्टली सॉल्व कर दो। तो मैं कह रहा कि दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 और ये रह गया 5/6। तो मैं अगर सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कट जाएगा, ये ऐसे कट के 1 हो गया, ये ऐसे कट के 1 हो गया,
ये इसको अब क्या कहता हूँ, 1:1:5/6 है, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 6:6:5। कैपिटल ऑफ व्हाट, सॉरी कैपिटल नहीं, रेशियो ऑफ टाइम। और मेरे को सी का टाइम पता था, दैट इज 10। 5 का वैल्यू 10 मंथ्स है, 5 यूनिट इज इक्वल टू 10 मंथ्स, है ना। तो 5 यूनिट का मतलब 10 महीने, तो 1 यूनिट का मतलब 2 महीने। तो मेरे को 6 + 6 यानी कि 12 यूनिट, 12 यूनिट का मतलब हो जाएगा 2 × 12 24 मंथ्स। और 24 मंथ्स का मुझे एवरेज पूछा है कि फाइंड द एवरेज मतलब डिवाइड बाई 2 कर दें, तो आंसर इज 12। तो आंसर इज 12, ऑप्शन सी। देखो ये बात अगर याद रखोगे ना, तो ये क्वेश्चन में इतना सारा कुछ लिखा जो मैंने, ये जस्ट समझाने के लिए लिखा मैंने, और इतना आपको करना नहीं है। बस यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि रेशियो निकलता है इस तरीके से। जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, जब इस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं, तो सबका रेशियो निकल के आता है, ठीक है। रेशियो जो भी निकल के आएगा वो रेशियो निकल के आएगा। तो रेशियो ऑफ टाइम मैंने निकाल दिया। रेशियो ऑफ टाइम कैसे निकाला, तो प्रॉफिट का जो रेशियो था और कैपिटल का जो रेशियो था उसको डिवाइड करके ABC का रेशियो ऑफ टाइम निकाल दिया। तो हमारा ये 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, देखो क्या कहता है। कह रहा है कि an article is sold at a profit of 33.33% profit. If the cost price is 30 more and the selling price is 30 less, then the profit will be 16.66%. Find the cost price. Okay, पहले मुझे कॉस्ट प्राइस बताना है, CP वैल्यू बतानी है। पहले बोल रहा है कि 33% की प्रॉफिट हो रही थी। तो 33% का मतलब कितना हुआ, 33.33% आप जानते हो 1/3। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ कि अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो 3 पे 33% की प्रॉफिट होगी, तो 1 की प्रॉफिट होगी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3 + 1 4। सेकेंड केस में कहता है कि प्रॉफिट इज 16/6/6। सेकेंड केस में कह रहा है कि भाई प्रॉफिट जो है ना वो 16.66% हो रही थी, दैट इज़ 1/6। तो मैं कहता कि कॉस्ट प्राइस अगर 6 है तो 6 पे 16.66% अगर निकालूँ तो 1 आएगा, तो यानी कि 7 पे बेचेंगे प्रॉफिट हो। लेकिन ये चेंजेस हुई कब, तो कहता है ये चेंजेस कब हुई, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 30 मोर, कॉस्ट प्राइस को 30 रुपये बढ़ा दिया मैंने, एंड द सेलिंग प्राइस इज 30 लेस, सेलिंग प्राइस को मैंने 30 रुपीज़ कम कर दी। बस इस तरीके से इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये वाली चीज़ें हमने एजेस में भी पढ़ी हुई है, ये वाली चीज़ें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा हुआ है। वही मेथड को मैं यूज़ करता हूँ कि 7 × 3 कितना हो गया, तो 21, और 6 × 4 कितना हो गया, 24। तो 24 एंड 21 का डिफरेंस कितना आया, तो आया 3। जो बड़ी वैल्यू आएगी डिफरेंस निकाल लेना डायरेक्टली, तो 3 का डिफरेंस आया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब सेम प्रोसेस को हम यहाँ पे करेंगे कि -30 × 6, तो -30 × 6 इज -180, एंड 30 × 7 दैट इज 210। तो यहाँ पे -210, और दोनों को आपस में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो कितना हो जाएगा ये बता, माइनस माइनस प्लस हो गई, तो मैं 290 390 हो गई, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस किया तो 3 यूनिट का आया, और यहाँ पे जब डिफरेंस किया तो 390 आया, तो 3 यूनिट की वैल्यू 390 आ गई। और मुझे क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट ही तो थी, आंसर आ गया डायरेक्टली, कॉस्ट प्राइस हो गया 390। मतलब डायरेक्टली वी कैन से द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 390। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस, तो 4 यूनिट की वैल्यू बता देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 130 एंड प्लस 1 यूनिट 130, 13 × 4 टाइम्स, राइट, 520 हो जाएगा ये, है ना। अब ये 390 था,
तो नया नया सेलिंग प्राइस, नया कॉस्ट प्राइस की बात अगर पूछेगी, हम देखो जो वैल्यू पता करते हैं वो इनिशियल रेशियो का पता करते हैं। इस पर 1 यूनिट की वैल्यू बैठा दोगे तो नहीं आएगा। आपको इसी पे 30 रुपीज़ इंक्रीज़ करनी है ना। यहाँ पे 30 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दोगे तो नया वाला सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसी पे 30 रुपीज़ डिक्रीज़ कर दोगे तो नया वाला सेलिंग प्राइस ये आएगा, नया वाला कॉस्ट प्राइस ये आएगा। ये कॉस्ट प्राइस होगी। तो मेरे को वैसे कॉस्ट प्राइस पूछा था, तो कॉस्ट प्राइस इज़ 390 एंड वी आर डन विद दिस, राइट। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा आसान सा सवाल था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। आप अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छा, आपकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और करते रहिए। डेली इस तरीके से मैं आपको टास्क देता रहूँगा, डेली आपको बहुत सारे सवाल मैं देता रहूँगा, राइट। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप डूइंग, कीप ग्रोइंग, कीप ग्रो एवरी डे। जस्ट रिमेंबर कि हर दिन, एवरी डे you just grow 1%, try to grow 1%, try to learn something that you don't know, right? As a student, this is the best advice ever I have got from my teacher or from somewhere, that try to learn something new every day, try to learn something new। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। हर एक दिन जो तुम्हें नहीं आता है, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो तुम्हें नहीं आता है, वो हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि जब आप मतलब मान लीजिए कि अभी जैसे कि नया ईयर आ रहा है, अब नया सब रेजोल्यूशन लेंगे, है ना, कुछ दिन फॉलो करेंगे फिर ब्रेक कर देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है यार कुछ भी स्टार्ट करने के लिए नया साल का वेट किया जाए, कुछ भी ज़रूरी बिल्कुल ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि एवरी डे इज़ द न्यू डे, राइट। ये बात मैंने पहले भी कही थी, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नया साल का वेट ही करना है, कि नया कुछ करना है, मतलब लर्न करनी है या कुछ सीखनी है तो नया साल का वेट करें, ज़रूरी नहीं है। आप आज से शुरू कर सकते हैं। टुडे इज़ द फर्स्ट डे, फाइन। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड विल सी यू अगेन। थैंक यू अगेन, बाय, टेक केयर एंड गिव योर बेस्ट।